सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक के साथ मैं हूं सरिता रावत। टैक्स की वसूली से बचने के लिए कम आय बताने वाले भवन मालिकों पर कुल्लू नगर परिषद शिकंजा कसने जा रही है। अब नए सिरे से आय के हिसाब से ही हाउस टैक्स की वसूली की जाएगी और जिन भवन मालिकों ने गलत आय बताई होगी उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। टैक्स की वसूली से बचने के लिए कम आय बताने वाले भवन मालिकों पर कुल्लू नगर परिषद शिकंजा कसने जा रही है। नगर परिषद ने एक ऐसा खाका तैयार किया है जिसमें लोगों की वास्तविक आय के हिसाब से हाउस टैक्स की वसूली की जाएगी। 2012 के सर्वे के हिसाब से नगर परिषद ने ये पुष्टि की है कि सैकड़ों भवन मालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आय कम दर्शाई है और पुरानी आय के आधार पर अब तक टैक्स दे रहे हैं। इससे नगर परिषद को काफी चूना लगा। इसीलिए भवनों से होने वाली आय को कम दर्शाने वाले भवन मालिकों पर शिकंजा कसने के लिए नगर परिषद ने कुल्लू में कई वार्डों का सर्वे किया और ये देखा कि लोगों को उनके भवनों से कितनी आय हो रही है। इस पर भवन मालिकों की एक नई सूची तैयार की गई जिसमें आय के हिसाब से ही टैक्स की वसूली की जाएगी। कुल्लू नगर परिषद के अध्यक्ष ऋषभ कालिया ने बताया कि कई घरेलू मकान आज कमर्शियल बन चुके हैं तथा उनसे पूरे साल की आय के अनुपात का 12% टैक्स सरकार के निर्देशानुसार लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों द्वारा बताई गई गलत आय पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2012 में हमारे नगर परिषद के कर्मचारियों ने एक डिटेल सर्वे कुल्लू शहर का किया था, जिसको हम हियरिंग के माध्यम से इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। इस नए सर्वे में जो जिनकी आमदनी के हिसाब से ये टैक्स जो सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार हमने लेना तय किया है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हाउस टैक्स को लेकर सभी समस्त स्थानीय निकाय को दिए गए थे और सरकार का भी इसमें काफ़ी कड़ा रुख है। उसी पर हम इसको दोबारा से नए सर्वे के अनुसार शहर में नई हियरिंग जो शुरू की है हमने। 3 जो वार्ड हैं, वार्ड नंबर 1, 2 और 3 लगभग हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके आगे के वार्ड जो हैं उसकी हियरिंग शुरू करने जा रहे हैं 2-4 दिन में। और जो नए टैक्स में जो सर्वे जो नया टैक्स है वो सर्वे के आधार पर लगेगा, जिसमें जो बैंक, क्योंकि काफ़ी सालों से ये टैक्स नहीं लिया गया था और शहर में काफ़ी बदलाव आया है। जो हमारे पास पुराने सर्वे में जो डोमेस्टिक मकान थे आज वो कमर्शियल हो चुके हैं, काफ़ी नए घर बने हैं, तो इस सभी को इसमें जोड़ा गया है। और टोटल आय का जो 1 वर्ष का अनुपात होगा उसका 12.5% जो सरकार के दिशा निर्देश है उसी के अनुसार हम ये टैक्स लेने जा रहे हैं। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। जिला हमीरपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 138वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुक्रवार को नेहरू युवा केंद्र के सौजन्य से हमीरपुर के बीडीओ सभागार में महिलाओं के लिए एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का शुभारंभ हमीरपुर बीडीओ सुनील चंदेल द्वारा किया गया। इस अवसर पर सुनील चंदेल ने उपस्थित लोगों को एकता की शपथ भी दिलवाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 138वीं जयंती के उपलक्ष्य में हमीरपुर के बीडीओ सभागार में नेहरू युवा केंद्र के सौजन्य से महिला मंडलों के लिए शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमीरपुर बीडीओ सुनील चंदेल ने महिला मंडलों के सदस्यों को एकता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर कार्यक्रम में महिलाओं को सरदार पटेल द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी गई और राष्ट्रीय एकता व अखंडता में सहयोग देने के लिए उन्हें जागरूक किया गया। इससे पहले जिला प्रशासन की ओर से हमीरपुर के गांधी चौक पर भी राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हमीरपुर के डीसी रोहन चंद ठाकुर ने उपस्थित स्कूली बच्चों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। नेहरू युवा केंद्र के समन्वयक आर.के. गोयल ने बताया कि सरदार पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में युवक व महिला मंडलों के लिए शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिला मंडलों के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई गई। आज का दिवस जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि हमारे लोग से जान जाते हैं उनकी जयंती है। इसी की जयंती को मनाने के रूप में आज हमने यहाँ कार्यक्रम रखा हुआ है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर सुनील चंदेल जी जो खंड विकास अधिकारी हमीरपुर मुख्य अतिथि हैं, उन्होंने राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। इसके बाद हम एक राष्ट्रीय एकता की दौड़ लगाएंगे। यहाँ से जितने भी हमारे युवा मंडल महिला मंडल 100 के करीब बच्चे भाग ले रहे हैं यहाँ पे, तो उनकी दौड़ लगेगी जो उनको राष्ट्रीय एकता का संदेश
दिया जाएगा। नेहरू युवा केंद्र का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में और पूरे देश में चलाया जा रहा है। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। आज के समय में जहां भ्रष्टाचार और बेईमानी का बोलबाला है, वहीं आज भी कई ऐसे ईमानदार लोग हैं जिनका लाखों रुपए देखकर भी ईमान नहीं डोलता है। दिन रात जनता की सेवा में तत्पर हिमाचल पुलिस के जिला हमीरपुर में तैनात ट्रैफिक इंचार्ज एसआई पाल सिंह चंदेल ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। पाल सिंह चंदेल को बस अड्डे के पास 5.5 लाख रुपए से भरा एक बैग मिला, जिसे उन्होंने बैग के मालिक को लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया है। हिमाचल पुलिस के हमीरपुर जिला में तैनात ट्रैफिक इंचार्ज एसआई पाल सिंह चंदेल ने बस अड्डे के पास गिरे बैग में 5.5 लाख रुपए की राशि मिलने पर पैसों को मालिक तक पहुंचाकर ईमानदारी का परिचय दिया है। हुआ यूं कि शाम के समय जब पाल सिंह चंदेल ड्यूटी पर मुस्तैद था तो उसी समय सड़क पर बस अड्डे के पास एक बैग गिरा हुआ मिला, जिसे उठाकर बैग को अपने पास रख लिया और जब उस बैग को चेक किया तो उसमें लाखों रुपए भरे पड़े थे। पाल सिंह का इन लाखों रुपयों को देखकर मन नहीं डोला और वे पूरी तरह से बैग के मालिक को तलाश करने में जुट गए। लेकिन करीब 1 घंटे बाद इस बैग के मालिक द्वारा सिटी चौकी हमीरपुर में बैग गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई तो मालिक नीना को पुलिस चौकी बुलाकर पूरी गहनता से छानबीन कर पैसों से भरा बैग लौटा दिया गया। ट्रैफिक इंचार्ज पाल सिंह चंदेल ने बताया कि हमीरपुर बस अड्डे के समीप उन्हें एक बैग पड़ा मिला, जिसमें करीब 6 लाख रुपए थे और ये बैग हमीरपुर में ही एक आरडी बीमा का काम करने वाली महिला का था, जो कि स्कूटी से जाते वक्त गिर गया था। उन्होंने बताया कि बैग के मालिक द्वारा पूरी पहचान बताई गई और बैग लौटा दिया गया है। जो वेरीफाई करने के बाद जो है थाने में हमने सूचना दे दी थी, तो थाने में लेडी आई थी, उनका नाम श्रीमती नीना शर्मा है, वाइफ ऑफ श्री अरविंद कुमार, हाउस नंबर 33 वार्ड नंबर 4 शिवनगर मीरपुर के, जो आरडी एजेंट हैं। और इन्होंने पूरी निशानी बता दी, बैग की भी, डायरी की भी, और जो उन्होंने डिपॉजिट फार्म लिए हैं, जिनसे पैसे लिए हैं, उनके भी, उनके द्वारा भी वेरीफाई किया गया। तो ये जो है बैग और पैसे इनके कहाँ पे होटल में पैसे कहाँ? ये इन्होंने मेरे को यहाँ मिले थे थाना रोड पर ना, थाने को रोड जाता है चढ़ाई में, वो यहाँ बैग गिरा हुआ था। तो जैसे मैं खाना खा के आया तो मुझे बैग मिला 2.5 मतलब वो कितनी राशि की गाड़ी? तो फिर मैंने अप्रोक्सीमेटली बंडल से हिसाब से देखा तो लगभग 6 लाख लगभग। वहीं पुलिस जवान द्वारा इस तरह लाखों रुपए के बैग को लौटाकर दिखाई गई ईमानदारी की हर कोई तारीफ करते नहीं थक रहा है और इस कारनामे से पुलिस विभाग के आला अधिकारी भी पाल सिंह चंदेल को शाबाशी दे रहे हैं। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। चंबा जिला के डलहौजी में शुक्रवार सुबह करीब 3 बजे गांधी चौक की मार्केट के पास एक घर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल विभाग के कर्मचारियों द्वारा कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। चंबा जिला के डलहौजी में शुक्रवार सुबह करीब 3 बजे उस समय अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई जब गांधी चौक की मार्केट के पास एक घर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत ये रही कि घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों ने पहले तो आग पर खुद ही पानी डालकर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन जब आग बेकाबू हो गई तो मामले की सूचना दमकल विभाग को दी गई। सूचना पाकर मौके पर दमकल की गाड़ी व डलहौजी थाना पुलिस पहुंची। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने कुछ ही देर में आग पर काबू पाकर साथ लगती मार्केट व साथ लगते जंगल को आग लगने से बचा लिया। आग लगने से घर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों की जांच में जुट गई है। आज रात जैसे ही हमारे को सूचना मिली है पुलिस स्टेशन में, तमाम पुलिस के जवान थाना से मौका पर पहुँच गए और हमारी गश्त पार्टी जो कि यहाँ पर गर्म बाजार सड़क और गांधी चौक में मौजूद थी, उसको भी सूचित किया। वो भी मौके पर आ गई और तुरंत हमने फायर ब्रिगेड को फ़ोन करके उसको भी बुला लिया है इधर। और एक घर तो जल गया, बाकी को हम पूरे बाजार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आम जनता भी, आस पड़ोस की जनता भी पहुँच गई या सहयोग कर रही है पुलिस का और प्रशासन का। सिटी चैनल के लिए डलहौजी से नरेंद्र सिंह बॉबी की रिपोर्ट।
जिला सोलन में शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय के सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचनों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण किया गया। बैठक की अध्यक्षता सोलन के निर्वाचन कानूनगो मुंशी शर्मा ने की। सोलन में भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचनों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सोलन के निर्वाचन कानून को मुंशी शर्मा ने पार्षदों और बूथ स्तर के अधिकारियों को शहर की मतदाता सूचियों में दुरुस्ती करने के बारे में जानकारी दी। मुंशी शर्मा ने कहा कि यदि किसी मतदाता के फोटो, नाम और पते में त्रुटि है तो उसमें दुरुस्ती करवाई जाए। इसके अलावा नए मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं। ये कार्य 10 नवंबर 2014 तक चलेगा। प्रत्येक मतदान केंद्र और वार्ड में जो आज तक जो प्रोग्रेस है उसके बारे में भी विवेचना की गई और आगे के लिए जो हमारे किस तरह की कार्रवाई है और प्रोग्रेस क्या है और जहां पर कम फॉर्म्स आए हैं उन पर क्या कार्रवाई की जानी है और जहां पर जो प्रोग्रेस है वो संतोषजनक नहीं है वहां पर BLOs और उसको अतिरिक्त निर्देश दिए गए। तो बाकी आगे के लिए ये निर्देश दिए गए सबको कि आप कृपया अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान में जोड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता के रूप में लोगों को पंजीकृत करें और मृत्यु, स्थानांतरण और अन्य किसी कारण से जो यहाँ लोग नहीं रहते उनको काटने में भी हमारा विभाग का सहयोग करें तथा जिन मतदाताओं के पास पहचान पत्र हैं और उसमें किसी तरह की त्रुटि है तो वो भी ठीक कर सकते हैं, परंतु उसमें कृपया इस बात का ध्यान रखें कि जो चीज़ ठीक की जानी है उसके बारे में बताएं कि अगर नाम ठीक किया जाना है तो सही नाम का भी उल्लेख करें, अगर उम्र ठीक की जानी है तो सही उम्र और डेट ऑफ बर्थ का उल्लेख करें और जो भी सही की जानी है प्रविष्टि उसके बारे में सही जो प्रविष्टि क्या है उसके बारे में भी डिटेल से फॉर्म में इंगित करें। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। 6 नवंबर से 9 नवंबर तक आयोजित होने वाले जिला स्तरीय रेड क्रॉस मेले को लेकर रोहड़ू प्रशासन ने हर तरह से तैयारियां करनी शुरू कर दी है। इसी के चलते जिला स्तरीय रेड क्रॉस मेले के सफल आयोजन को लेकर रोहड़ू में एक बैठक का आयोजन किया गया। 4 दिनों तक चलने वाले जिला स्तरीय रेड क्रॉस मेले का शुभारंभ जिला उपायुक्त व समापन रानी प्रतिभा सिंह द्वारा किया जाएगा। रेड क्रॉस सोसाइटी जो है इस तरह के मेलों का आयोजन करती है। आयोजन करने का मुख्य जो उद्देश्य रहता है कि हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी में पैसा आए और उस पैसे को हम जरूरतमंद लोगों के ऊपर उनके इलाज के लिए खर्च कर सके। क्योंकि रेड क्रॉस सोसाइटी में हमेशा पैसे की कमी महसूस की जाती रही है, इसलिए रोहड़ू में रेड क्रॉस सोसाइटी ने एवं उपायुक्त महोदय शिमला ने ये निर्णय लिया है कि रोहड़ू में जो जिला स्तरीय रेड क्रॉस सोसाइटी है उनके द्वारा एक मेले का आयोजन किया जा रहा है और ये मेला 6 नवंबर से 9 नवंबर तक चलेगा। 9 नवंबर को रेफरल ड्रॉ निकाला जाएगा जिसमें कि जो है पहला प्राइज स्कॉर्पियो गाड़ी रखी गई है। इसके अलावा बहुत आकर्षक इनाम रखे गए हैं। इसके साथ ही मेरा सभी से आग्रह रहेगा कि इस मेले में वो बढ़ चढ़कर भाग लें एवं रेड क्रॉस में अपनी सामर्थ्य अनुसार जो है वो अनुदान प्रदान करें ताकि जरूरतमंद लोगों का जो हमारे समाज में जरूरतमंद लोग हैं अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं हम उनकी सहायता कर सकें। सिटी चैनल के लिए रोहड़ू से रविंदर ठाकुर की रिपोर्ट। शिमला के न्यू शिमला स्थित प्रिंसटन स्कूल में शुक्रवार को हैलोवीन डे बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। 31 अक्टूबर के दिन विश्व के कई देशों में हैलोवीन मनाया जाता है। इस दिन को ऑल हैलोवीन इवनिंग भी कहा जाता है जिसमें दिवंगत आत्माओं को याद किया जाता है। इस दिवस को प्रिंसटन स्कूल के छात्र छात्राओं ने भूत प्रेतों के परिधान पहनकर नाच गाकर मनाया। राजधानी शिमला के न्यू शिमला स्थित प्रिंसटन स्कूल में शुक्रवार को स्कूली छात्रों द्वारा हैलोवीन मनाया गया। इस दिन को हैलोवीन ईव के नाम से भी जाना जाता है। पहले ये त्योहार विश्व के कुछ देशों में ही मनाया जाता था, परंतु अब इसे भारत में भी बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन बुरी आत्माओं को निकालकर अच्छी आत्माओं को बुलाया जाता है। स्कूल की प्रधानाचार्य सुमन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ये त्योहार कई जगह पर आग जलाकर भी मनाया जाता है क्योंकि माना जाता है कि आग से बुरी आत्माएं दूर रहती है। आज है हैलोवीन डे। हैलोवीन जो है ये ऑल हैलोवीन इवनिंग भी बोलते हैं इसको, और
ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये है ऑल हेलोइंस इवनिंग की कॉन्ट्रैक्शन करके इसको हेलोइंस बोलते हैं। तो ऑल हेलोइन ईव जो है इसको ऑल सेंट्स ईव भी बोलते हैं। ये एक ईयरली सेलिब्रेशन है जो बहुत सारी कंट्रीज़ में 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो एक्चुअली ये वो टाइम होता है जब वहाँ के, ये पहले फॉरेन कॉन्सेप्ट है, हमारे तो यहाँ अभी आई है ये। तो इसमें जो किसी की जो बड़ी डिपार्टेड सोल्स जो होती हैं, कोई फेथफुल सोल्स जो होती हैं, जो डेड होते हैं, उनको याद करने के लिए ये मनाया जाता है। तो इसमें जो हैं, जो बच्चे स्कूल्स में इसको ऐसे मनाते हैं कि वो तरह तरह के भूत प्रेत की ड्रेसेस में आते हैं, एक दूसरे को भी डांस करते हैं, एक खुश करने की कोशिश करते हैं, और कई जगह इसको आग वगैरह जलाकर भी इसको मनाते हैं। तो आग वगैरह जलाकर इसलिए मनाते हैं, कहते हैं कि जहाँ बोन फायर होता है वहाँ से जो खराब आत्माएं होती हैं वो भाग जाती हैं, तो इसलिए वो आग वगैरह उसमें जलाते हैं। इस दिन के लिए इसको इसलिए भी मनाते हैं, इस दिन ये जो बुरी आत्माएं हैं, कहते हैं इनको सबको निकाल के अच्छी आत्माओं को इनवाइट करते हैं। स्कूलों में इस तरह के कार्यक्रम करवाने का उद्देश्य बच्चों में आपसी प्रेम और भाईचारा पैदा करना है। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ रेशमा कश्यप की रिपोर्ट। जिला शिमला के कालीबाड़ी हॉल में बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें जिला शिमला दूरसंचार विभाग के महाप्रबंधक एमसी सिंह बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। सम्मेलन में बीएसएनएल के कर्मचारी की छंटनी करने जैसे सभी कर्मचारी विरोधी सुझावों का कड़ा विरोध किया गया। बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन दूरसंचार जिला शिमला की कार्यकारिणी का सम्मेलन शुक्रवार को एम्प्लॉयज यूनियन के प्रधान एसडी शर्मा की अध्यक्षता में शिमला के कालीबाड़ी हॉल में हुआ। बैठक में एम्प्लॉयज यूनियन के जिला सचिव केसी पंवर, सहायक परिमंडल सचिव बीएस ठाकुर, सहायक जिला सचिव व महाप्रबंधक केएल शर्मा भी उपस्थित हुए। यूनियन के जिला सचिव केसी पंवर ने कहा कि सरकार की नीतियों के खिलाफ सम्मेलन में चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि बीएसएनएल के उत्थान के लिए जो कोशिश की जानी चाहिए थी वे नहीं हो रही है। इस सम्मेलन में सरकार की नीतियों व प्रबंधन की बीएसएनएल के प्रति नीतियों पर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा निजी कंपनियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। केसी पंवर ने कहा कि सरकार द्वारा नए उपकरण देने का आश्वासन दिया गया था, परंतु नवगठित सरकार भी अपने आश्वासन पर पूरा नहीं उतरी है। आज ये सरकार की जो नीतियां हैं बीएसएनएल को लेकर, प्रबंधन की नीतियां हैं, उसके लिए सवेरे से काफ़ी चर्चाएं हुई है और कुल मिला के ये देखा गया है कि बीएसएनएल के उत्थान के लिए जो कोशिशें की जानी चाहिए थी वो नहीं की गई, क्योंकि सरकार का जो भी सरकारें आती है वो बीएसएनएल के उत्थान के लिए ना ज़्यादा सोचते हुए इसको डुबोने के लिए कोशिश करते हैं। निजी कंपनियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, विनिवेश को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। जो भी एक ज़रूरी इक्विपमेंट खरीदने थे वो अभी तक नहीं खरीदे गए हैं। नई सरकार भी आई है, उनसे हमारी उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने जो आश्वासन हमें दिए थे वो केवल अभी तक उसके इम्प्लीमेंटेशन में कोई ऐसा नहीं दिखता कि वो इम्प्लीमेंट हो जाए। तो हम गुजारिश करते हैं नई सरकार से भी कि बीएसएनएल के उत्थान के लिए ये कुछ ना कुछ इनको करना चाहिए, ताकि एक बीएसएनएल ही एक ऐसी सरकारी कंपनी है जो दूरसंचार का, जिसमें देश की सुरक्षा जुड़ी है और उपभोक्ता का भी जो आज एक विश्वास है वो एक बीएसएनएल के बारे में ज़्यादा एक विश्वास रखते हैं, निजी कंपनियों पर इतना भरोसा नहीं करते हैं। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ अनीश चौहान की रिपोर्ट। शिमला स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में 3 दिवसीय जिला स्तरीय विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया। 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चले इस सम्मेलन में विज्ञान विषय पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में जिला शिमला के लगभग 300 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस समारोह के समापन अवसर पर पर्यटन विभाग के उपनिदेशक हरीश जनार्था ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। शिमला के राजकीय कन्या महाविद्यालय में 22वीं जिला स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये प्रतियोगिता 29 से 31 अक्टूबर तक आयोजित की गई।
प्रतियोगिता के समापन मौके पर पर्यटन विभाग के उपनिदेशक हरीश जनार्थन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। प्रतियोगिता में जिला शिमला के 300 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। सिटी चैनल से बात करते हुए साइंस पर्यवेक्षक ठाकुर सेन बिष्ट ने कहा कि 22वीं जिला स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता में 300 छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें से 39 छात्राओं को स्टेट लेवल साइंस कांग्रेस के लिए चयनित किया गया। ये प्रतियोगिता 14 से 17 नवंबर तक जिला मंडी में आयोजित की जाएगी। ठाकुर सेन बिष्ट ने विभाग की ओर से पर्यटक विभाग के उपनिदेशक हरीश जनार्था द्वारा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दी गई धनराशि के लिए धन्यवाद किया। इस 22वीं डिस्ट्रिक्ट लेवल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में सभी सब डिवीजनों से आए लगभग 250 से अधिक बाल वैज्ञानिकों ने यहाँ पर अपनी प्रतिष्ठा, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है और इनमें से 39 बच्चों को चयनित किया गया है जो जिला शिमला को रिप्रेजेंट करेंगे स्टेट लेवल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में, उनकी 14 से 17 नवंबर 2014 को जिला मंडी में होनी सुनिश्चित हुई है। मैं श्री जनार्था जी का अपने विभाग की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए 20,000 रुपये की राशि हमें मंजूर की है। साथ ही मैं स्थानीय महाविद्यालय की प्रिंसिपल महोदय श्रीमती मीरा वाले जी का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि उनके सफल नेतृत्व में हमें जो यहाँ के साथ सहयोग मिला है हम उसके ऋणी हैं। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्रधानाचार्य प्रोफेसर मीरा वालिया भी मौजूद रही। मुख्य अतिथि ने विजेता छात्र छात्राओं को पुरस्कार भी प्रदान किए। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ अनीश चौहान की रिपोर्ट। शुक्रवार को भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि को संकल्प दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया गया। 30वीं पुण्यतिथि के मौके पर प्रदेश भर में इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया गया। इस मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और विभिन्न संगठनों ने 2 मिनट का मौन भी रखा। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थित पद्मदेव कॉम्प्लेक्स में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रदेश के लोगों की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को उनकी 30वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल, विधायक मोहनलाल ब्रागटा, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के उपाध्यक्ष हरीश जनार्था, हिमुडा के उपाध्यक्ष यशवंत छाजटा, नगर निगम शिमला के उपमहापौर टिकेंद्र पंवर, जिला कांग्रेस कमेटी शिमला ग्रामीण के अध्यक्ष केहर सिंह खाची, वरिष्ठ नागरिक अधिकारी, पार्षद, स्थानीय लोगों तथा स्कूलों के विद्यार्थियों ने भी देश की महान नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विद्यार्थियों सहित उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की भी शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री के हिमाचल आगमन के स्मरणों पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। करता हूँ कि देश की आजादी तथा एकता बनाए रखने और उसे मजबूत करने के लिए समर्पित होकर कार्य करूंगा। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी एक महान दूरदर्शी नेता थी, जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र के लिए बलिदान कर दिया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और उन्होंने मजबूत राष्ट्र की नींव रखी। हिमाचल प्रदेश और यहाँ के लोगों के प्रति उनके विशेष लगाव को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी की बदौलत हिमाचल प्रदेश देश का 18वां राज्य बना है। और इस अवसर पर हम उनको याद करते हैं, उनके व्यक्तित्व को याद करते हैं, उनकी देश के प्रति जो सेवाएं उनको याद करते हैं, उनकी जो हिमाचल प्रदेश के जो उपकार है उनको याद करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम सब के लिए, हिमाचल के लोगों के लिए, देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बने रहे। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भी जन्म दिवस है। वो हिंदुस्तान के दो पुरुष थे, वो बहुत वरिष्ठ कांग्रेस के नेता थे और वो प्रधानमंत्री थे
और गृह मंत्री थे, ये उनको श्रेय जाता है जिन्होंने कि भारत को एकीकरण किया। जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ और लाल किले की प्रतीक के ऊपर तिरंगा लहराया, उसी दिन देश के अंदर सैकड़ों अन्य झंडे भी लहरा रहे थे देसी राष्ट्रों के। ये उनकी सूझबूझ थी, उनका दृढ़ संकल्प था और उनकी जो बातचीत करने की, प्रेरणा देने की जो शक्ति थी, उसके कारण कोई दूरदर्शी से नहीं, क्योंकि प्रेम की भावना के साथ सारे जो देसी रियासतें थी उनका भारत संघ में विलय हुआ और भारत का वर्तमान स्वरूप हमारे सामने आ रहा है। लेकिन जिस तरह से वर्तमान में उनको हाईजैक करने की कोशिश हो रही है पटेल जी को, उसको कैसे देखते हैं आप? ये तो हाईजैक, मुझे जो आज उनको सर्वोच्च प्रधान उनका नाम दे रहे हैं, आज तक क्यों नहीं दिया? कंडाघाट के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को कंडाघाट में स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 30वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखा। इस अवसर पर प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की पूर्व उपाध्यक्ष सुभद्रा भारद्वाज ने स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन पर प्रकाश डाला। वहीं महिंद्रा पिकअप यूनियन कंडाघाट के सदस्यों ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कंडाघाट अस्पताल में रोगियों को फल बांटे और रोगियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इस मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ता संजीव ठाकुर ने बताया कि शुक्रवार को कंडाघाट के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 30वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पुण्यतिथि पर कंडाघाट के कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही 2 मिनट का मौन रखा गया और उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। वन विभाग के उपाध्यक्ष केवल सिंह पठानिया ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उपाध्यक्ष ने शाहपुर ITI के छात्रों को इंदिरा गांधी की जीवनी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी को राष्ट्र माता के रूप में भी जाना जाता है और वे देश की पहली महिला थी जो प्रधानमंत्री बनी। हमारी राष्ट्रमाता के रूप में जिसको जाना जाता है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि थी, उसके उपलक्ष्य में हमने जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनके बताए हुए रास्तों पे चलने का आह्वान हमने आम जनमानस से किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता गणेश दत्त ने रामपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश कांग्रेस सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल को 21 माह में दिवालियापन में लाकर खड़ा कर दिया है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार एक ओर संसाधन जुटाने की बात कर रही है तो दूसरी ओर प्रदेश संसाधनों को पिछले दरवाजे से बेचने का काम भी कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार 21 माह में 45 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता गणेश दत्त ने रामपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश कांग्रेस सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस ने 21 माह में 4500 करोड़ का कर्ज लिया है। ये पैसा मंत्रियों, अध्यक्षों, सलाहकार और रिटायरी अफसर पर खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक ओर संसाधन जुटाने की बात की जा रही है तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के संसाधनों को पिछले दरवाजे से बेचने का काम भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के काफिले और मंत्रियों को 80-80 लाख की गाड़ियां ली जा रही है, वहीं दूसरी ओर ऋण पर ऋण लिया जा रहा है। गणेश दत्त ने कहा कि भाजपा को सुदृढ़ करने और मोदी की नीतियों और कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने के लिए रामपुर में 2 दिवसीय अभ्यास शिविर लगाया जा रहा है। सरकार ने हिमाचल प्रदेश को दिवालियापन के कगार पर लाकर के खड़ा कर दिया। 21 महीने के कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में 4500 करोड़ रुपए का कर्जा लेना हिमाचल प्रदेश को एक प्रकार से सेल आउट करने की ओर वीरभद्र सिंह सरकार का कदम है। बार बार ये कहा जा रहा है कि वित्तीय स्थिति खराब करने के लिए पूर्व सरकार जिम्मेदार है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं वीरभद्र सिंह जी से कि ये मंत्रियों की फौज, ये चेयरमैन वाइस चेयरमैन की फौज, ये एडवाइजरों की फौज और ये जो रिटायरी ऑफिसर्स की फौज खड़ी की जा रही है, इसको लेकर के
में 80 लाख की गाड़ी और दूसरी तरफ कर्जे का सिलसिला जारी, ये कब तक चलेगा? ऐसा लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश की वीरभद्र सिंह सरकार चार वाक के सिद्धांत पर चल रही है कि ऋण लो और घी पियो। एक तरफ ऋण लिया जा रहा है और दूसरी तरफ उसको सरकारी अफसरों पर, अपनी मंत्रियों और चेयरमैनों की फौज पर, वाइस चेयरमैनों की फौज पर। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेष नेगी की रिपोर्ट। जिला सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में लगातार पिछले लंबे समय से मरीजों को मिलने वाले खाने पर सवालिया निशान लगते रहे हैं। रोगी कल्याण समिति के सदस्यों ने कई बार खाने की गुणवत्ता को परखने के लिए जांच भी करवाई। सिटी चैनल ने अस्पताल में रोगियों को खाना मुहैया करवाने वाले ठेकेदार से बात की और वहीं मरीजों से भी इसकी सच्चाई जानने का प्रयास किया। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में लगातार पिछले लंबे समय से मरीजों को मिलने वाले खाने पर सवालिया निशान लगते रहे हैं। सिटी चैनल ने अस्पताल में रोगियों को खाना मुहैया करवाने वाले ठेकेदार से बात की और वहीं मरीजों से भी इसकी सच्चाई जानने का प्रयास किया। अस्पताल में नवनियुक्त डाइटिशियन प्रेरणा गुप्ता ने कहा कि वे हर रोज खाना पूरी तरह से चेक करती है और उसकी गुणवत्ता का खास ख्याल रखा जाता है। उन्होंने कहा कि वे मरीजों के पास जाकर उनसे भी खाने के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी मरीज ने खाने में किसी भी प्रकार की कमी के बारे में नहीं कहा है। अभी जब से मैंने ज्वाइन किया तब से मैंने यही कोशिश की है कि खाना जो वो प्रॉपर बने, अच्छे ढंग से बने। सब्जी वगैरह है वो मैं रोज़ चेक करती हूँ, सब्जी दालें ये सब प्रॉपर और मेन्यू के हिसाब से खाना बने, कोशिश यही रहती है पेशेंट्स को अच्छा खाना मिले। प्लस जैसे नमक वगैरह है, मसाले वगैरह है वो प्रॉपर हो। मैं पूछ लेती हूँ पेशेंट से कि खाना उनको प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फिलहाल कोई एज सच कंप्लेंट नहीं आई है। रोज़ जैसे जब भी लंच सर्विस होती है तो मैं हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करने साथ ही जाती हूँ कि पेशेंट की अगर कोई कंप्लेंट है तो वो उसी टाइम बता दें मुझे। अस्पताल में दाखिल मरीजों से भी खाने की गुणवत्ता के बारे में पूछा गया और साथ ही खाने की मात्रा के बारे में भी जानने का प्रयास किया गया। इस पर करीब हर वार्ड में दाखिल मरीजों से जानने का प्रयास किया गया, जिसमें से कुछ ही मरीज कैमरे के सामने बात करने को तैयार हुए। मीडिया के साथ मरीजों से पूछताछ के दौरान डाइटिशियन प्रेरणा गुप्ता भी मौजूद थी, जिन्होंने अधिकतर मरीजों से सवाल किए और अपना पक्ष रखने को कहा। मरीजों ने कहा कि अस्पताल में मिलने वाला खाना हर लिहाज से बेहतर है और उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छा दे रहे हैं, बार बार पूछते हैं और अच्छा है खाना। सब्जी दाल देते हैं, सब्जी देंगे, जैसे चपाती देंगे तो सब्जी देंगे, दाल देंगे। 3 दिन से मैं यहाँ पे हूँ जी। यहाँ पे खाना डेली मिलता है और खाना मरीज के हिसाब से वैसे ठीक है। मेरी सिस्टर है, बदल के दे रहे, कभी दाल है कभी सब्जी है, दाल भी है सब्जी भी है। अस्पताल में पिछले 6 सालों से लगातार मरीजों को आहार प्रदान करवा रहे राजेंद्र भारद्वाज ने खाने में की जाने वाली अनियमितताओं को नकारते हुए कहा कि खाना 3 व्यक्तियों द्वारा चेक किया जाता है, जिसके बाद मरीजों को आवंटित किया जाता है। ये सब जो चार्जेस हैं सब झूठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पोलिटिकली मोटिवेटेड है। तो 3 जगह खाना चेक होता है। पहले स्टाफ नर्स चेक करती है, उसके बाद मेट्रन चेक करती है, उसके बाद एक डॉक्टर है वो चेक करते हैं और अब इन्होंने एक डाइटिशियन को अपॉइंट किया है। सैंपल मेरा ही भरा जाता है, जबकि पूरे डिस्ट्रिक्ट में चायल में प्राइवेट है डाइट कॉन्ट्रैक्ट, अर्की में प्राइवेट है डाइट कॉन्ट्रैक्ट, नालागढ़ में प्राइवेट है डाइट कॉन्ट्रैक्ट। ये सही परवानों में भी कोई संस्था चला रही है, वो भी प्राइवेट है, गवर्नमेंट ही चला रही है। राजेंद्र भारद्वाज ने कहा कि सीएमओ ने कई बार खाने के टेंडर किए, लेकिन एक भी व्यक्ति विभाग की शर्तों को पूरा नहीं कर पाया, जिस कारण निविदा की अवधि बढ़ा दी गई है। कई बार ये टेंडर कर चुके हैं, अब कोई टेंडर नहीं क्वालिफाई करता, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। पेशेंट के लिए आप हॉस्पिटल में जा सकते हैं, आप एक मरीज से पूछें कि खाने में कोई दिक्कत है या खाना टाइम से नहीं मिलता या खाना ठीक नहीं मिलता। 6 साल हो गए जी, कोई नया काम नहीं कर रहा हूँ। मैं कोई पेशेंट को मोटिवेट करने नहीं जाता हूँ। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट।
बच्चों की खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से स्कूलों में समय समय पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इसी उद्देश्य को लेकर शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल में 3 दिवसीय अंडर 17 बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शिमला के सरकारी व निजी लगभग 13 स्कूलों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल में अंडर 17 इंटर स्कूल बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में शिमला के निजी व सरकारी 13 स्कूलों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के शुभारंभ मौके पर सेंट एडवर्ड स्कूल के प्रिंसिपल फादर अनिल सिकवेरा और वाइस प्रिंसिपल फादर नवीन रॉड्रिक्स ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। प्रतियोगिता के पहले दिन खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। सेंट एडवर्ड स्कूल के शारीरिक शिक्षा के अध्यापक सतीश शर्मा ने कहा कि बच्चों में खेल भावना जागृत करने और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में अंडर 17 के खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया गया है। उन्होंने कहा कि अक्सर जूनियर बच्चों को खेलने का मौका नहीं मिलता है, जिसे देखते हुए ये प्रतियोगिता आयोजित की गई। हमारी पहली इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की है हमने, जिसमें हमने 13 स्कूलों को इनवाइट किया है और सभी स्कूलों में अंडर 17 के जो प्लेयर्स हैं वो खेल रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को कभी खेलने का मौका ही नहीं मिल पाता। जब भी टीम्स तैयार होती हैं, सीनियर्स की तैयार होती है, छोटे बच्चों को इस तरह के जो कहते हैं मैच टेम्परामेंट का आइडिया ही नहीं हो पाता है। इसलिए और बहुत सारे स्कूल ऐसे भी हैं जो अभी सिर्फ 10th तक है, तो उन स्कूलों के बच्चों को कभी बेचारों को मौका नहीं मिलता। खेलते भी हैं तो थोड़ा दब के आ जाते हैं। इसलिए हमने ये अंडर 17 का जो टूर्नामेंट है चैंपियनशिप हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। साथ ही सर हमने इसमें गवर्नमेंट स्कूल्स को भी इनवाइट किया है और सेमी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जैसे SD स्कूल हो गया, इन स्कूलों को भी इन्वाइट किया है। इसमें हमने ये नहीं रखा है कि हम CBSE बोर्ड के स्कूल बुला रहे हैं या HP बोर्ड के बुला रहे हैं या ICSE बोर्ड के बुला रहे हैं। इसमें हमने सभी तरह के स्कूलों को इन्वाइट किया है ताकि बच्चों में खेल भावना जागृत हो सके और खेलों के प्रति उनमें उत्साह बढ़े। एक तो सबसे बड़ी चीज़ हमारा शिमला बहुत पहाड़ी क्षेत्र है और हमारे पास बड़े ग्राउंड्स नहीं है, इसलिए जैसे बैडमिंटन, बास्केटबॉल, इन छोटी गेमों को प्रोत्साहन देना बहुत आवश्यक है। इसी वजह से हमने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शुक्रवार को शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के 1 दिवसीय दौरे के दौरान धामी में 45 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया तथा आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने धामी में 6 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले मिनी सचिवालय भवन तथा 1.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के भवन की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शुक्रवार को शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के 1 दिवसीय दौरे के दौरान धामी में 45 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया तथा आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने ओखरू में 34,70,000 रुपए की लागत से निर्मित जनिया मंध्या उठाऊ पेयजल योजना का शुभारंभ किया, जिससे क्षेत्र के 400 लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने ओखरू में 15 लाख रुपए की लागत से निर्मित पशुपालन औषधालय भवन का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ओखरू में अतिरिक्त खंड की आधारशिला रखी, जिसके निर्माण पर 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वीरभद्र सिंह ने कहा कि घणाटी तथा धामी के मध्य महाविद्यालय खोलने पर निर्णय के लिए कमेटी का गठन किया गया है और वो शीघ्र ही उचित स्थान पर महाविद्यालय निर्माण के लिए रिपोर्ट देगी। उन्होंने कोहबाग में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के गलोग चेया केयाटू सड़क को अपने अधीन लेने और ओखरू से नेहरा के लिए 6 माह के भीतर सड़क निर्माण को भी निर्देश दिए। उन्होंने नेहरा में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन के निर्माण के निर्देश दिए। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा इंदिरा गांधी को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके प्रयास और कांग्रेस पार्टी के सुदृढ़ संगठन ने पहाड़ी राज्यों को विशेष महत्व दिया है और इनके कारण ही हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना है और इसके पश्चात प्रदेश का अभूतपूर्व विकास हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 2 वर्षों में प्रदेश की सभी पंचायतों को सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा और अनेक स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के जलोग, सुन्नी और दागड़ी में ITI आरंभ की गई है, जो केवल एकमात्र विधानसभा क्षेत्र है जहां 3 ITI खोली गई हैं। इसके अतिरिक्त इस विधानसभा क्षेत्र में अनेक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। और मुझे आज यहाँ पर आके बहुत खुशी हुई है और हमने धामी में, जब मैं यहाँ का विधायक भी नहीं था, मैं पार्लियामेंट का मेंबर था या मैं और मुख्यमंत्री था,
मैं कई दफ़ा धामी में आया हूँ और बड़ी बड़ी सभाओं को यहाँ संबोधित किया है। और ये आज इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं, उसके लिए मैं जो आयोजक हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और जो श्रोतागण हैं जहाँ जहाँ से आए हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आज मेरा जो यहाँ आना है ये विकास के सिलसिले में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्तमान कार्यकाल के दौरान प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों में लगभग 15 डिग्री कॉलेज और अनेक स्कूल आरंभ किए हैं। इन स्कूलों को आरंभ करने का उद्देश्य विशेषकर लड़कियों को उनके घरों के निकट उच्च शिक्षा सुविधाएं प्रदान करना है। उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया। उन्होंने इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले बच्चों को 15,000 रुपए प्रदान करने की घोषणा भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में बस इतना ही। प्रदेश भर की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।